गुड मॉर्निंग क्लास। शिक्षा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सेकंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 to 11। ये लेक्चर नंबर दूसरा है। आप इसका पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर जाके पहला लेक्चर देख सकते हैं। इस लेक्चर का खासियत होगा कि ये कंप्लीट पॉलिटी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें बेसिकली बेसिक से आपको स्टार्ट किया जाएगा। हर आर्टिकल बताया जाएगा। मैं आर्टिकल 1 से 5 तक मैं आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 1 से 5 क्या बोलता है। आज मैं बात करूंगा आर्टिकल 5 to 11। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कंसेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6, राइट टू सिटीजनशिप of certain person who have migrated to India from the territory now include Pakistan. Right to the citizen in certain migrant to Pakistan. Right to citizen person of India origin residence outside India for employment, education, marriage, tour, etc. Single citizenship, cancellation of citizenship. Parliament can regulate the right of citizenship by the law. यह आर्टिकल 5 से 11 तक आपका बोलता है, डील करता है सिटीजनशिप को लेकर। उसमें आपका आर्टिकल 5 बताता है कि सिटीजनशिप स्टार्टिंग में किसको मिलेगा। पहला बोलता है जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है उसे सिटीजनशिप दिया जाएगा। जिसके फादर या मदर दोनों में से कोई भी एंसिस्टर इंडियन थे उसको दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के 6 महीना से पहले अगर वो आ जाते हैं भारत में तो उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 5 बोलता है। आर्टिकल नंबर 6 की बात करते हैं। राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड पाकिस्तान। इसका मतलब ये है पाकिस्तान से जितने भी लोग भारत शिफ्ट कर गए थे 1947 के बाद, वो लोगों को सिटीजनशिप देने का बात किया जाता है। ये जो आप पीछे जो कैंप देख रहे हैं, ये कैंप, इस कैंप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले इस चीज को समझिए। आर्टिकल नंबर 6 बोलना चाह रहा है कि जितने भी पाकिस्तान के टेरिटरी, पाकिस्तान इंक्लूड बांग्लादेश एंड ईस्ट, आज का पाकिस्तान, दोनों को इंक्लूड करके जो पाकिस्तान है, वो लोग से जितने भी सिटीजन इंडिया के टेरिटरी में आ गए थे 19 जुलाई के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद, उन लोगों को 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, और उसके बाद उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर उससे पहले अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना कोई रजिस्ट्रेशन का आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने भाग मिल्खा भाग तो देखा होगा। भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह भी हम पाकिस्तान से आए थे भारत। पहले वो लोग को लगा था कि वो लोग वहां पर रह लेंगे, पर कुछ दिन के बाद जब पता चला कि वो लोग वहां नहीं रह पाएंगे तो उनकी पूरे फैमिली को मार दिया गया था। वो और उनकी बहन वो आए थे इंडिया 19 जुलाई 1948 के बाद। तो उन लोग को इस टाइप का एक कैंप में रहना पड़ा, और कैंप में रहने के बाद 6 महीना के बाद उसको रजिस्ट्रेशन हो गया, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको इंडिया की नागरिकता मिल गई। ये आर्टिकल नंबर 6 बोलता है। अब आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 7 आपका बात करता है ऐसे इंडियन जो पाकिस्तान के टेरिटरी में पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके थे 47 के बाद। और 47 के बाद जब वहां पर देखे और रहने के बाद फिर उसको एहसास हुआ कि हम वहां नहीं रह पाएंगे, तो फिर वापस वो इंडिया आ गए। एग्जाम्पल के तरफ से देख सकते हैं कि एक मुस्लिम फैमिली है, वो लोग को लगा कि वो इस्लामिक कंट्री में अच्छे से रह पाएंगे, तो वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं पाकिस्तान। पर कुछ दिन के बाद उन लोग को एहसास होता है कि हम वहाँ पर वो नहीं रह पाएंगे, तो वापस से वो इंडिया वापस आ जाता है।
तो वो लोग का नागरिकता के बारे में बात करता है। अगर 1 मार्च से पहले आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 मार्च के बाद आते हैं तो वही 6 महीना का, या गलत हो गया है थोड़ा स्पेलिंग, ये स्पेलिंग इसको ठीक कर दीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन, ये 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन लगेगा। आर्टिकल नंबर 7 फिर से समझते हैं। आर्टिकल नंबर 7 बोलता है कि ऐसे इंडियन जो माइग्रेट कर चुके थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से दोबारा से माइग्रेट करते हैं इंडिया, वो लोग का नागरिकता देने का बात करता है। अगर 1 मार्च 1947 से पहले आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और 1 मार्च 1947 के बाद आते हैं तो उन लोग को 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन लेने के बाद उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हाँ, पर इसमें एक ये क्लॉज है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 6 महीना पहले आपको आना है। ये आर्टिकल नंबर 7 बोलता है। आर्टिकल नंबर 8 बात करता है आपका कि ये राइट टू सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड, मतलब ऐसे सिटीजन के बारे में बात करता है जो बाहर रह रहे हैं, एनआरआई के बारे में बात करता है, जो शादी करने के लिए बाहर गए हो, एजुकेशन करने के लिए बाहर गए हो, या किसी टूर पे गए हो, या कोई जॉब के पर्पज से गए हो। इन लोग का सिटीजनशिप का राइट के बारे में बात करता है कि वो लोग को भी वही सिटीजनशिप का राइट दिया जाएगा जो भारत के नागरिकता को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो बाहर गया है तो उसका सिटीजनशिप हटा दिया जाएगा या उसको सिटीजन नहीं माना जाएगा, उसको भी सिटीजन माना जाएगा पूरी तरह से। आइए समझते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, एनआरआई किसको बोलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एनआरआई के बारे में बात किया कि एनआरआई का सिटीजनशिप के राइट के बारे में बात किया जा रहा है। एनआरआई वो लोग को बोला जाता है जो 6 महीना या 6 महीने से ज्यादा भारत के बाहर रहता है। अब बात करते हैं कि बाहर कैसे जाया जाता है। इंडिया में बनता है पासपोर्ट, अपने कंट्री में बनेगा पासपोर्ट। जैसे मान लीजिए कि हम इंडियन है, मानना कि हम लोग तो इंडियन है, तो हम लोग को बनेगा पासपोर्ट, और दूसरे कंट्री के लिए बनेगा वीजा। मतलब पासपोर्ट आपको दिया जाता है प्रेसिडेंट के बिहार, मतलब प्रेसिडेंट आपको देता है, और प्रेसिडेंट आपका गारंटी लेता है ये मेरे नागरिक है, अगर यहाँ कुछ भी इलीगल काम किया जाता है तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। गारंटी प्रेसिडेंट लेते हैं। और वीजा का मतलब होता है परमिशन होता है टू विजिट अनदर कंट्री। वीजा हम दूसरे कंट्री से लेते हैं, और पासपोर्ट हम अपने कंट्री से लेते हैं। दोनों मिलने के बाद ही हम उसके कंट्री पे जा सकते हैं। पासपोर्ट भी चाहिए और वीज़ा भी चाहिए। वीज़ा हमें वो दूसरे कंट्री देंगे जिस कंट्री में हमें जाना है, और पासपोर्ट हमें अपने कंट्री देंगे। अब वीज़ा भी 3 प्रकार का होता है। वीज़ा भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फ्री वीज़ा। फ्री वीज़ा, इसका एग्जाम्पल हो गया नेपाल और भूटान। फ्री वीज़ा की इसमें हम लोग को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट ना वीज़ा लेने की ज़रूरत है ना पासपोर्ट लेने की ज़रूरत है, आप इधर जाइए आप उधर आइए, कोई आपको ऑन रिकॉर्ड कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में ऊपर साइड के एरिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा बेटी रोटी का संबंध है। बहुत लोग का शादी हो जाता है, मैरिज हो जाता है बिहार में नेपाल का, और नेपाल का मैरिज हो जाता है बिहार में। एक होता है फ्री वीजा, आप समझ गए। एक होता है वीजा ऑन अराइवल। वीजा और अराइवल का एग्जाम्पल हो गया आपका थाईलैंड, मलेशिया हो गया, और मालदीव हो गया। वीजा ऑन अराइवल में आपको जाना है पासपोर्ट अपना लेके, प्लेन का टिकट करवाना है, डायरेक्ट उस कंट्री में लैंड करना है, और डायरेक्ट आपको वीजा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस कंट्री को वीजा देने में। कुछ फ्रेंडली कंट्री होते हैं जो ये चीज़ फॉलो करते हैं, जैसे वियतनाम और हमारा, जैसे थाईलैंड और हमारा अच्छा है। जैसे मालदीव, वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है, आप जाइए और तुरंत आपको वीज़ा मिल जाएगा, कितने दिन का चाहिए आपको पूछेगा और आपको वीज़ा दे देगा। एक वीज़ा ऑन परमिशन होता है। परमिशन का मतलब ये होता है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उस कंट्री में अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपको आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाता है अमेरिका। अमेरिका में अगर आपको जाना है तो आपको कुछ दिन पहले, मैंने 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, आपको वहाँ पर हर कंट्री का अलग अलग होता है, आपको वहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा। उसका एम्बेसी में जाके फॉर्म वॉर्म रहता है, ऑनलाइन आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आपको वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा वीज़ा का। जब आपको वीज़ा साइन होगा तभी आप जा सकते हैं। ये होता है वीज़ा ऑन परमिशन।
मैंने 3 वीज़ा टाइप के बारे में बताया, एक वीज़ा ऑन परमिशन, वीज़ा ऑन अराइवल और एक फ्री वीज़ा। फ्री वीज़ा का एग्जांपल मैंने आपको बताया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। और वीज़ा ऑन अराइवल का एग्जांपल याद कर लीजिए आप, मालदीव हो गया। और परमिशन का एग्जांपल आप याद कर लीजिए कि आपका अमेरिका हो गया। तो आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 8 आपका यही बात कर रहा है कि राइट टू सिटीजन ऑफ द पर्सन ऑफ द इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड मैरिज एक्सेट्रा। शादी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, घूमने फिरने के लिए या काम काज के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपका सिटीजन को, सिटीजनशिप राइट को आपका सिटीजनशिप राइट रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, हट रहेगा। अब सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यार अगर आप कोई भी दूसरे कंट्री का अगर आप लेते हैं सिटीजनशिप, तो भारत का जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगा। आप अदर कंट्री का सिटीजनशिप जैसे ही लीजिएगा, भारत का सिटीजनशिप आपका कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो अक्षय कुमार है वो कनाडा का सिटीजनशिप लिए थे, तो भारत का सिटीजनशिप उसका कैंसिल हो गया। पर वही सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा का शादी हुआ है पाकिस्तान के खिलाड़ी सोहेब मलिक से, पर इसका अभी तक सिटीजनशिप कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी तक पाकिस्तान का सिटीजनशिप नहीं लिया, तो इसलिए अभी भी ये भारत की नागरिक है। पर वहीं पर अक्षय कुमार का सिटीजनशिप कैंसिल हो चुका है। पर इसके आगे भी, पर इससे हम लोग को दिक्कत आने लगा। सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई जैसे आदमी, सुंदर पिचाई जैसे आदमी सुंदर पिचाई जैसे आदमी जो बाहर फॉरेन में जहाँ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सीईओ है कंपनी के, वो लोग जब भारत के नागरिक रहते हैं तो वो लोग का सैलरी कम रहता है, और वहाँ के जब हो जाते हैं तो वो लोग के पे स्केल के हिसाब से उन लोग का सैलरी बढ़ जाता है। तो ये लोग करते क्या है, अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेते हैं या अदर कंट्री का सिटीजन जहाँ वो काम कर रहे हैं। तो जैसे ही वहाँ का सिटीजनशिप लेते हैं, भारत की नागरिकता खत्म हो जाता है, तो भारत में वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे अब वहाँ के सिटीजन हो गए हैं, तो अब भारत आने के लिए उनको भारत के लिए वीज़ा लगाना पड़ेगा, भारत के एम्बेसी से पूछना पड़ेगा, तब वो भारत आ सकते हैं। ना वो यहाँ पर सिम कार्ड ले सकते हैं, ना वो यहाँ अकाउंट खोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। पर 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मास्टर स्ट्रोक खेला। अब इनके मास्टर स्ट्रोक क्या थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, एक बिल लाया ओवरसीज सिटीजनशिप के नाम से 2005 में। उसमें यह था कि भारत के जो नागरिक है, जो बाहर चले गए हैं और बाहर की नागरिकता ले ली है, ठीक है, वो लोग भारत में आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, सिम कार्ड ले सकते हैं, आधार बना सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं। सिर्फ एक काम नहीं कर सकते हैं वो लोग, वोटिंग राइट नहीं है उनके पास, और वो इलेक्शन पे खड़ा नहीं हो सकते। बाकी वो सारा काम कर सकते हैं। इस कारण से हमारे जो अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार दोबारा से बन जाते हैं भारत के नागरिक, और इनको मिल जाता है ओवरसीज सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजनशिप मिल जाता है 2005 में। और और ये भारत के सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर में गिनती है, आते हैं। अगर ये भारत के भी नागरिक नहीं होते तो भारत को अच्छा खासा जीडीपी का लॉस लॉस होता है इसके कारण से। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यह भारत के नागरिक, ये जो जैसे सुंदर पिचाई हो गए, ये लोग भी अब भारत की नागरिकता में आते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से 2005 के बाद से। 9 जनवरी, 9 जनवरी जब गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से 1919 में, तो ये दिन को तय किया गया प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए। और इस दिन जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ के जो ओवरसीज सिटीजनशिप में आ रहे हैं, वो लोग को बुलाया जाता है, उन लोग का सम्मान समारोह किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओवरसीज सिटीजनशिप के कारण से अब वो लोग अकाउंट खोल सकते हैं, सिम ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप का बारे में बात करते हैं।
कि आर्टिकल नंबर 10 बोलता है कि भारत के पास पावर है कि वो किसी का भी सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकता है। कोई भी अगर इनलीगल काम में या कुछ भी चीज में, ये भारत के पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किसका वो सिटीजनशिप कैंसिल करना चाहते हैं। अगर कोई आतंकवादी हो या कोई भी हो तो उसका सिटीजनशिप कैंसिल कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सिटीजनशिप अगर कैंसिल हो जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है भारत में। ना वो अपना सिम कार्ड यूज कर सकता है, ना एफआईआर अपने ऊपर लिखवा सकता है, ना लिख सकता है, और ना ही वो वकील रख सकता है, ना ही वो भारत के कोई भी फॉर्म भर सकता है। ये सब जो भी काम है छोटे बड़े जो हम आराम से कर लेते हैं, वो लोग नहीं कर सकते हैं। ना वो अकाउंट खुलवा सकता है बैंक में, वो कुछ नहीं कर सकता है। ये हो गया आर्टिकल नंबर 10। अब आर्टिकल नंबर 11 समझते हैं। आर्टिकल नंबर 11 बोलता है पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। इसका मतलब ये होता है जो 2019 पे जो सीए आए थे, ये इसी के तहत आए थे। आर्टिकल नंबर 11 के जब अपना देश बटा, अफरा तफरी मचा हुआ था, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। इसके कारण से जो अ, इसके कारण से जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता निर्माता से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो पार्लियामेंट पे छोड़ दी ये चीज कि आप अपने हिसाब से आगे देख लीजिएगा कि किसको भारत की नागरिकता देना है, किसी को नागरिकता नहीं देना है। ठीक है। इसी का फायदा उठाते हुए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत बार आ चुका है। 1955 में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, 2019 में आ चुका है। ये आर्टिकल नंबर 12 हो गया, आर्टिकल नंबर 11 हो गया। आज हमने जाना अपना लेक्चर में कि आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक सिटीजनशिप एट द कंसेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 तरीके से भारत की नागरिकता मिलेगी। जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माँ या बाप जिसके माँ या पिताजी दोनों में से कोई अगर भारत के हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 6 महीने पहले भारत में आ गया हो। आर्टिकल नंबर 6 बोलता है कि वो लोग जैसे जो पाकिस्तान के टेरिटरी से इंडिया में आए, वो लोग को नागरिकता देने की बात करता है। आर्टिकल 7 बात करता है जो इंडियन पाकिस्तान मूव हो गया और माइग्रेट करने पाकिस्तान से फिर माइग्रेट करके इंडिया आ गया, उसका उसका बात करता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 बात करता है जो एनआरआई है वो लोग का सिटीजनशिप राइट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 9 बात करता है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 10 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। और आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ये हम लोग आज समझे सारे सारे आर्टिकल क्या क्या बोलते हैं। अब अगले लेक्चर में हम समझेंगे एनसीआर क्या होता है, सीए क्या होता है, और कितने बार अभी तक सीए आ चुके हैं भारत में, एनपीआर क्या होता है। ये 3 चीज हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर में आगे पॉलिटी के सारे सीरीज आएंगे, सारे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पॉलिटी डिस्कस करने के बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।